हरिहर सब लोगों को नमस्कार। कल हम लोगों ने दो चैप्टर, एक तो परमाणु और दूसरा जो है परमाणु में विकास क्रम को समझा, और आज हम तीसरे टॉपिक परमाणु में विकास पर की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ पेज हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो आज ऐसा सीक्वेंस रखते हैं कि जो पहले बचा हुआ भाग है जो परमाणु में विकास का, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने जो ये तीनों चैप्टर हैं उस तीनों चैप्टर को हम लोग एक समराइज कर लेंगे, और उसके बाद जो भी प्रश्न आए हुए रहेंगे हम प्रयास करेंगे उसको उत्तरित करने का। जो आगे बाबा जी लिख रहे हैं, उक्त विधि से यह सुस्पष्ट हो गया है कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया के मूल में परमाणु ही है। तो ये इस अस्तित्व में देखें तो तीन ही तरीके की क्रिया दिखती है, एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया या फिर जीवन क्रिया। इन तीनों क्रियाओं के मूल में जो है परमाणु ही है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। चाहे भौतिक रासायनिक क्रिया को देखेंगे तो वो किसी गठनशील परमाणु में ही हो रहा होगा, और इस जीवन क्रिया को देखेंगे तो वो गठनपूर्ण परमाणु में ही हो रहा होगा। तो जितनी भी तरीके की क्रियाएं हैं वो सब के सब मूलतः किसी परमाणु में ही हो रहे होते हैं। जीवन परमाणु गठनपूर्ण है और भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हुए परमाणु गठनशील है। अब जो है ये बोल रहे हैं कि जीवन परमाणु गठन पूर्ण है और भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हुए जो परमाणु हैं वो गठनशील है। गठनशीलता विधि से भार बंधन अनुबंधन होना पाया जाता है। अब ये गठनशीलता विधि से ही भार बंधन अनुबंधन होना पाया जाता है। ये जो भार बंधन अनुबंधन है वो गठनशील परमाणु में ही पाया जाता है, क्योंकि हमने कल देखा कि जो एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके अणु बनाते हैं, ऐसे अणु दूसरे अणुओं के साथ मिल करके अणुरचना बनाते हैं, और ये इससे भी बड़ी रचना बनते जाती है। उन सब में मूलतः ये भार बंधन और अनुबंधन ही मूल आधार होता है इस रचना के विकसित होने का। ये सिर्फ और सिर्फ गठनशील परमाणु में ही ये भार बंधन और अनुबंधन पाया जाता है। जैसे ही ये गठन पूर्ण होता है, उस गठन पूर्ण परमाणु में दूसरे परमाणु के साथ किसी भी तरीके के योग संयोग का कोई आधार नहीं दिखता। इस अर्थ में जो बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो भार बंधन और अनुबंधन है वो गठनशील परमाणु तक ही सीमित है। गठनपूर्ण परमाणु में ऐसा कोई भार बंधन और अनुबंधन जैसा चीज नहीं दिखता। दूसरे तरीके के बंधन दिखते हैं जिसको बाबा जी इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन कहते हैं। उसके बारे में भी जो आगे बात आएगी हम लोग करेंगे। वहीं जीवन परमाणु भार बंधन अनुबंधन से मुक्त रहना पाया जाता है। इस प्रकार इसका प्रमाण हर मानव में निहित आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाणों को भौतिकीय तुला पर आकलन और संख्याकरण ना कर पाना ही है। अब जो इसको एक तर्क रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन परमाणु है वो भार बंधन अनुबंधन से कैसे मुक्त है, इसको वो एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन, जो गठनपूर्ण परमाणु है, जो जीवन है, उसकी क्रिया को हम देखें तो वो जो क्रिया है उसकी आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाण, इन क्रियाओं को हम किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम ना तो आकलित कर पाते हैं और ना ही वहां पर कुछ संख्या का नंबर हम एसोसिएट कर पाते हैं। जैसे आप गठनशील परमाणु में आप जो है एक तो उसको मेजर कर पाते हैं और उसके साथ कुछ नंबर एसोसिएट कर पाते हैं, जैसे मास है, मात्रा।
मास की बात करें तो मास को हम 1 kg 2 kg 3 kg कह पाते हैं। चार्ज की बात है तो इतना कुलम, 1 कुलम, 2 कुलम, 10 कुलम कह पाते हैं। लेकिन इसी तरीके से हम यदि विसा आशा को देखें, विचार को देखें, अपने विचारों को देखें, तो इन विचारों को हम किसी भी तरीके से किसी एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं कर सकते, और उसको हम किसी भी तरीके का नंबर एसोसिएट नहीं कर सकते कि ये विचार इतना हो गया, ये विचार इतना हुआ, ये विचार इतना हुआ। तो इस तरीके से जो जीवन क्रियाएं हैं, जीवन क्रियाओं के साथ हम किसी भी तरीके से क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। यही बता रहे हैं कि ये इसका प्रमाण है कि ये भार बंधन और अनुबंधन से मुक्त है। क्योंकि बाकी जितने भी तरीके के हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी तक इस धरती पे, वो सब के सब मूलतः किसी न किसी तरीके से ये भार बंधन अनुबंधन, या फिर इसको कहें कि गठनशील परमाणु का एक दूसरे पे जो प्रभाव है, उस प्रभाव का ही हमने अध्ययन किया है, उसी को ही गणितीय रूप में लाया है। तो वो बाबा जी यही कहना चाह रहे हैं कि कल भी एक भाई साहब जो है पूछ रहे थे, क्या जीवन परमाणु को एक्सपेरिमेंट से मेजर किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन परमाणु के एक तो उसमें जो वो जमन परमाणु के होने की बात है, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ किसी भी तरीके का भार बंधन या अनुबंधन नहीं प्रस्तुत करता। इस आधार पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके उस पे दूसरे परमाणुओं का जो है प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी तरीके से हम जीवन परमाणु को एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो एक तो जीवन परमाणु के होने को मेजर नहीं किया जा सकता, दूसरा जो है जीवन परमाणु के जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को भी जो है हम किसी भी तरीके से किसी भौतिकीय तुलना या एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसमें कोई संख्याकरण कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया है सबको, हम लोग जो है बाद में, भैया परमाणु में भी तो अंश एंडलेसली घूम रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं, गठनशील परमाणु में भी घूम रहे हैं, और गठनपूर्ण परमाणु में भी जो है अंश क्रियाशील हैं। अब इतना ही उसमें कहें कि गठनशील परमाणु जो है वो भौतिक रासायनिक क्रिया को व्यक्त करता है, और गठनपूर्ण परमाणु जो है वो चैतन्य क्रिया को व्यक्त करता है। चूंकि अभी तक जो है हमारा जो अध्ययन हुआ है, इस जो हमारे जो भी जो परंपरा में अध्ययन हुआ है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उसमें सिर्फ ऐसा देखा गया है कि जो परमाणु है वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही करते हुए पाए गए हैं। इस अर्थ पे या इस कल्पनाशीलता से हम लोग आगे बढ़ने पे ये हमारी कल्पना में आता है कि ये जो परमाणु है, ये जो गठनपूर्ण परमाणु है, वो सोच विचार कैसे कर सकता है। कई लोगों को होता है, मुझे भी होता है, कि ये परमाणु जो है इसमें सोच विचार की क्रिया कैसे हो सकती है। क्योंकि ये पहले आज तक परंपरा में नहीं था, इस कारण से ये हमारे को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जिस तरीके से गठनशील परमाणु भौतिक रासायनिक क्रिया कर सकता है, ठीक उसी तरीके से गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य क्रिया कर सकता है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस गवाही से यह स्पष्ट है कि भौतिक परमाणु ही विकास क्रम में गुजरते हुए गठनपूर्ण पद में संक्रमण घटना संपन्न होना मानव को समझ में आता है। अब ये जो बोल रहे हैं बाबा जी कि जो गठनपूर्ण परमाणु है, वो अस्तित्व में जो भी गठनपूर्ण परमाणु है वो गठनशील परमाणु के संक्रमण से ही बना हुआ है। कई लोगों को मैंने देखा है पूछते हुए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं कि अस्तित्व में पहले से ही गठनशील परमाणु और गठनपूर्ण परमाणु हैं, ये संक्रमण नहीं हो रहा। जबकि बाबा जी ने कहा है कि नहीं, ये जो है हमने देखा है, क्योंकि यदि ये गठनपूर्ण परमाणु के ही कारण जो है ये पूरे के पूरे जो है दर्शन में विकास क्रम की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है।
तो बाबा जी ने उस विकास का अध्ययन किया है, उस विकास को ही कह रहे हैं कि गठनशील परमाणु से ही गठनपूर्ण परमाणु का निर्माण हुआ है, उसी को ही विकास कह रहे हैं। विकास क्रम के बिना विकास का अध्ययन ही नहीं होता। तो बाबा जी ये बार बार कह रहे हैं जो विकास क्रम है उसके बिना विकास का अध्ययन ही नहीं होता है। तो ये कहें कि एक परमाणु अंश से लेकर के एक परमाणु बना और उससे अनेक तरीके की प्रजातियां हैं, और अनेक तरह की प्रजातियों में से होता हुआ ही ये परमाणु गठनशील परमाणु किसी समय एक गठनपूर्ण परमाणु में कन्वर्ट होता है, संक्रमित होता है। तो ये एक क्रम है, इस क्रम के बिना जो है इस गठन पूर्णता का अध्ययन नहीं है। चैतन्य परमाणु जीवन ही परंपरा के रूप में विकास, विकसित पद, जागृति क्रम, जागृति को अध्ययन व प्रमाणित करता हुआ पाया जाता है। तो ये जो सारे अस्तित्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको यदि देखें तो इतना ही हो रहा है, या तो विकास क्रम है या विकसित पद है। विकसित पद का मतलब वह गठन पूर्ण परमाणु, और विकसित पद होने के बाद जो है वो गठन पूर्ण परमाणु में जागृति क्रम देखा जाता है। इस जागृति क्रम के जो फाइनल जो डेस्टिनेशन को देखेंगे तो वो जागृति है। तो पूरे अस्तित्व में इतना ही हो रहा है, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति। इसका अध्ययन करने वाला एकमात्र जो है चैतन्य परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु या जीवन ही है। दूसरा कोई भी परमाणु इसका अध्ययन नहीं करेगा या नहीं करता है। इस तथ्य के आधार पर मानव परंपरा में ही जागृति प्रमाणित होने की व्यवस्था है, अर्थात जागृति पूर्वक ही मानव परंपरा वैभवित होने की व्यवस्था नियति विधि से बनी हुई है। तो इस बोल रहे कि जो विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति है, इस आधार पे ही मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होने की व्यवस्था है, जो इस धरती पे अभी प्रमाणित नहीं हो पाई है, क्योंकि ये धरती जो है अभी जागृति क्रम में है। यहाँ पर जो भी मानव हैं वो अभी जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, जागृति क्रम में है। और यदि जागृति प्रमाणित होती है तो जागृति पूर्वक ही मानव परंपरा वैभवित होने की व्यवस्था नियति विधि से बनी हुई है। तो यदि जागृत परंपरा बनती है तो उसकी निरंतरता भी होती है, उसी को ही जागृति पूर्वक ही मानव परंपरा वैभवित होने की व्यवस्था नियति विधि से बनी हुई है। नियति विधि से मतलब हुआ ये प्रयास पूर्वक है, जो भी मनुष्य को लग रहा है, लेकिन ये अस्तित्व की बनावट ही है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से हो ही रहा है। हम मनुष्य अपने आप को देखें तो मानवीय इतिहास को यदि हम लोग मूल्यांकित करें तो ये प्रेरणा है ही हमारे में। ये प्रेरणा जो है ये अस्तित्व की बनावट के कारण ही ये प्रेरणा हम लोगों को मिली हुई है, या मानव को मिली हुई है कि वो उस जागृति को प्रमाणित करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रमाणित नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन प्रमाणित होने की प्रेरणा तो अवश्य ही है। एक प्रतिभा गुप्ता जी पूछ रही हैं, अगर इस तरह परमाणु विकास में लगा रहेगा तो अपने आप में उसकी रिलायबिलिटी कब तक कैसे रहेगी? देखिए, एक चीज ये लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यदि ये गठनशील परमाणु ही गठनपूर्ण परमाणु बन रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर सारे के सारे गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में बदल जाएंगे और कुछ भी गठनशील परमाणु नहीं बचेंगे। देखिए, एक चीज है, हमको ये मानना पड़ेगा जो अभी वर्तमान है वैसा ही हमेशा रहने वाला है। जो ये अस्तित्व जैसा है ऐसा ही हमेशा था और हमेशा रहेगा। आप एक अस्तित्व के छोटे सैंपल को देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये अस्तित्व का कोई काल सिद्ध नहीं होता कि ये अस्तित्व जो है, अस्तित्व की शुरुआत कब हुई थी। अस्तित्व अनादि काल से चला आ रहा है। तो जो अभी वर्तमान है ऐसा वर्तमान हमेशा रहने वाला है, इसी को ही वर्तमान कह रहे हैं। जो अभी है वही नित्य है। वो एक छोटी सी जगह पे वो परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, लेकिन पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। उसमें अभी यदि गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु दिख रहे हैं तो
हमेशा ही उसमें गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु देखेंगे। आज देखे, 100 साल बाद देखे, या कितने भी समय बाद देखे, या कितने ही समय पहले क्यों ना चले जाएं। दूसरी विधि से बाबा जी ने यह भी कहा है कि इकाइयां अनंत हैं, तो गठनशील परमाणु भी अनंत होने का जो है संभव है ही। तो इस अनंत में से हम कितने को भी निकाल लें, अनंत बचा ही रहता है। तो गणितीय भाषा से भी ये अनंत को हम संख्याकरण नहीं कर सकते, तो ये पूरा पूरा जो है पूरा का पता ही नहीं है, तो पूरे के कन्वर्ट होने की बात भी नहीं कही जा सकती। नियति विधि का तात्पर्य सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व, वैभव, विधि, प्रक्रिया, फल, परिणाम उसकी निरंतरता से है। नियति विधि जो ये बाबा जी बोल रहे हैं कि जो अस्तित्व जो है स्वयं सहअस्तित्व के रूप में है और वही नित्य प्रकटनशील है, हर जगह वही प्रभावी है, तो उस सहअस्तित्व के आधार पे ही जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको ही बाबा जी नियति विधि कह रहे हैं। परमाणु में विकास, गठन, पुनः, पेज नंबर ओल्ड बुक में, दीदी मैं तो जो है पेज नंबर 79 में पढ़ रहा हूं अभी, कर्म दर्शन का। पुराने बुक का जो है मुझे पता नहीं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। उसमें परमाणु में विकास जो है ये तीसरा चैप्टर है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। परमाणु में विकास गठन पूर्ण पद में अथवा गठन पूर्ण परमाणु के रूप में है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। रूपाली दीदी बोल रही हैं 89 नंबर पेज है। मानव है का अध्ययन करता है, बाबा ये कह रहे हैं मानव है का अध्ययन करता है, मतलब जो अस्तित्व जैसा है उसी का ही अध्ययन करता है। अस्तित्व जो है नहीं उसकी कल्पना कर सकता है, लेकिन उसका अध्ययन नहीं हो सकता। अध्ययन की परिभाषा बाबा जी ने बहुत ही सुंदर लिखी है। अध्ययन का तात्पर्य अनुभव के प्रकाश में स्मरण पूर्वक अर्थों से इंगित वस्तुओं का अस्तित्व में पहचान पाना है। तो यहां पर जो मैं इसको अलग अलग जो है करके देखता हूं, अनुभव के प्रकाश में, अनुभव का प्रकाश जो है, जो ये कह रहे हैं कि जो ये किसी एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, उसने अपने अनुभव को भाषा रूप दिया, और अब हम जो कर रहे हैं उस भाषा रूप से वो हमारे पास वो उसका प्रकाश है। मतलब जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है, उस अनुभव संपन्न व्यक्ति का जो भाषाकरण है, उस भाषाकरण में जो वो अर्थ इंगित करना चाह रहे हैं अस्तित्व में, उस भाषा से वो किसी एक वास्तविकता को इंगित करना चाह रहे हैं। उस वास्तविकता का पहचान हमारे में हो जाना ही अध्ययन है। जैसे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं गठनशील परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु, भार बंधन, अनुबंधन, ये शब्द जो है वो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ने दिया हुआ है। इस शब्द का वो अर्थ भी बता रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से जो वो अर्थ इंगित कर रहे हैं, यदि ये अस्तित्व में हमारे को स्पष्ट होता है तो हमारा अध्ययन होता है। जब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक हम अध्ययन क्रम में ही हैं, हमारा अध्ययन नहीं हुआ, ऐसा मानना ठीक है। इस प्रकार शब्दों का स्मरण, शब्दों के अर्थ से इंगित वस्तुएं अस्तित्व में सुस्पष्ट हो जाना ही जागृति है, अध्ययन पूर्ण होना ही जागृति है। सुस्पष्टता का तात्पर्य स्वयं में अनुभव कार्य व्यवहार में प्रमाण होना ही है। तो ये जागृति का जो बोल रहे हैं, जो सुस्पष्टता का तात्पर्य स्वयं में अनुभव होना, और अनुभव के फलन में जो हमारे कार्य व्यवहार हैं, उस कार्य व्यवहार में इस अनुभव का प्रमाण होना होता है। जैसे हम लोग बाबा जी को, जैसे मैं तो बोलूं बाबा जी को मैं प्रमाणित या अनुभव संपन्न इसलिए मानता था क्योंकि वो अनुभव संपन्न, उनमें जो उनके जो कार्य व्यवहार हैं, उस कार्य व्यवहार से ऐसा लगता था कि इनमें कुछ तो अलग है। तो उनमें अनुभव का हमारे को अनुमान मिलता था कि बाबा जी को अनुभव हुआ है। किसी दूसरे व्यक्ति में जो है इसका अनुमान इसलिए नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उनके कार्य व्यवहार के प्रति हमारे को उस तरीके की
जो है स्वीकृति नहीं हुई रहती है, इस कारण से उसके अनुभव पे क्वेश्चन मार्क हमारे को लगा हुआ रहता है। परमाणु में विकास का मतलब यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु गठन पूर्ण पद में होना और गठन पूर्ण परमाणु जागृत होना यही नियति है। तो जो है फिर से वो अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि जो पर अस्तित्व में देखेंगे तो गठ विकास के फलस्वरूप जो है गठन पूर्णता हुई, और इस गठन पूर्णता के बाद जो है उसमें जागृति होना, इतना ही जो है अस्तित्व में घटना के रूप में घट रही है। इसी को ही नियति कहा। यह मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है। तो ये जो जागृति है, ये जागृति का जो प्रमाण है वो मानवीय परंपरा में ही होता है, कहीं और नहीं होगा। इसलिए जो है आप इसको देखेंगे भी कि जैसे बाबा जी को भी अनुभव संपन्न हुआ, तो अनुभव संपन्न होने के बाद जो है उन्होंने प्रमाणित करने का इसका प्रयास किया ही। इसको मानव परंपरा में व्यक्त करने योग्य शरीर रचना पहले से हो बन चुकी है। तो जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित होने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है, मानव शरीर की आवश्यकता है, जो इस धरती पे बन चुकी है, पहले से ही बन चुकी है। इस शरीर के द्वारा अपनी जागृति को प्रमाणित करने के लिए मानव ने भांति भांति के प्रयोग किए। तो परंतु परमाणु में विकास का आशय गठन पूर्ण परमाणु है, ऐसा परंपरा में व्याख्यायित न हो पाने के आधार पे जीवन पद का अध्ययन नहीं हो पाया। मुझे ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है कि जो भी अभी यहाँ पर जागृति प्रमाणित होनी है या मानव का जो भी अस्तित्व का अध्ययन होना है, इस अध्ययन में गठनशील परमाणु को लेकर के स्वीकृति बन चुकी है। हम सब लोग जो है गठनशील परमाणु होते हैं, ऐसा हमारे अंदर स्वीकृति है, लेकिन जो गठन पूर्ण परमाणु है उसको लेकर के अभी तक हमारे में स्वीकृति नहीं हुई है, या फिर परंपरा में भी ऐसे गठन पूर्णता शब्द के रूप में कभी भी सुनने को नहीं मिला। जीवन की व्याख्या अलग अलग ढंग से लोगों ने की है। जीवन को किसी ने एनर्जी, किसी ने कुछ और नाम दिया, लेकिन जीवन का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। इस स्वरूप का अध्ययन नहीं होने से जीवन पद का अध्ययन ही नहीं हो पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शब्द के रूप में जीवन है, जो है बुद्धि, आत्मा, ये शब्द जो है परंपरा में मिलते हैं, लेकिन इनके निश्चित स्वरूप का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस कारण से कहीं ना कहीं हम सब में उसको लेकर के एक शंका बनी ही रहती है कि क्या ऐसा जीवन रूप में कोई इकाई होता है या नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम परंपरागत में वो, या तो हम द्वैत अद्वैत वाला जो चक्कर है कि उसमें वो जीवन जैसा कोई चीज़ नहीं होता, वो जैसा स्वप्न में हम देखते हैं जगत, तो वो जगत जो है वो होता नहीं, रियलिटी में सिर्फ भास आभास होता है। और इसी अर्थ में लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये जो हम लोगों को जो दिख रहा है, जो रियलिटी दिख रही है, जो हम जो अपने को चैतन्य माने हुए हैं, एक्चुअली में मैं इकाई के रूप में नहीं हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप जो है व्यापक है या ब्रह्म है। तो मैं इसको पहचान लूं तो मैं स्वयं ही ब्रह्म हो जाता हूं, ऐसा भाषा रूप में दिखने को मिलता है। इसलिए जीवन को एक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं हो पाया। मेरा भी ये मानना है कि ये बहुत बड़ा जो है, जो भी है परंपरा में एक कहें कि कमी रही, जिसको बाबा जी ने आके बहुत सटीकता से इसको पूरा किया। जीवन में घटित होने वाली जागृति के प्रकाश में ही जीवन पद का अध्ययन होना पाया जाता है। तो जो ये जागृति है, उस जागृति में ही, जागृति का मतलब ही है कि अस्तित्व का अध्ययन, और इस अस्तित्व के अध्ययन में ही जो है हमको ये जीवन का भी पता चलता है और जो बाकी गठनशील परमाणु है उनका भी पता चलता है। इसलिए इसका जिक्र यहाँ करना स्वाभाविक रहा। पूरे साइंस को देखेंगे तो महत्वपूर्ण बात है कि ये गठन पूर्ण परमाणु या जीवन पद या चैतन्य इकाई का उनके पास कोई भी स्वरूप नहीं है, उसका अध्ययन उनसे नहीं हो पा रहा है। इस कारण ही जो है सारी समस्याएं बनी हुई हैं। और
जो भी अभी इस धरती पे देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है कि हम स्वयं को भी भौतिक रासायनिक शरीर के रूप में ही मान लेते हैं। आगे बाबा जी ने लिखा ही है, गठन पूर्ण परमाणु भ्रमवश शरीर को जीवन समझने तक परमाणु में विकास को समझने में समर्थ नहीं रहता। तो चूंकि हम ये बहुत भ्रमवश, तो जो हम लोग बात कह रहे हैं कि गठन पूर्ण परमाणु में जो क्रियाएं हैं वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। चूंकि यदि गठन पूर्ण परमाणु में जानने की क्रिया नहीं हुई है तो मानने की क्रिया फिर भी होती रहती है, और ये मानने की क्रिया के फलन में ये जीवन जो है इस शरीर को ही मान लेता है कि मैं यही हूं, और इस आधार पर ये जो जाने बिना जो हमने मान लिया इसी को ही भ्रम कह रहे हैं। भ्रम का मतलब जाने बिना मान लेना, और ये मानने के कारण जो है मैं अपने आप को ये भौतिक रासायनिक शरीर ही मानता हूं। मतलब हमारे लिए मैं भी भौतिक रासायनिक शरीर हूं, मैं भी भौतिक रासायनिक वस्तु ही हूं, और जो प्रकृति में बाकी चीजें भी दिख रही हैं वो भी भौतिक रासायनिक ही है। मतलब पूरे अस्तित्व में जो भी है वो सिर्फ भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। इस कारण से हम जो है जीवन का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। जीवन का अध्ययन नहीं होने का मतलब जो परमाणु में विकास है उसका अध्ययन नहीं हो पाता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम सब भी इसी में ही कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मैं भी ये मानता हूं भाषा रूप में ठीक है, हमारे को गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु हमारे को बात आ गई है, पहुंच गई है, लेकिन लेकिन मैं अभी ये कहूं कि कहीं ना कहीं अभी भी ये गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु जो है ये मेरी भास आभास में ही है। ये अनुभव में नहीं आया है कि मैं शरीर नहीं हूं या मैं गठनपूर्ण परमाणु हूं। ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। ये भाषा रूप में आ गया है हमारे पास। जीवन परमाणु को भी माना ही है, बिल्कुल माना है। अभी हम लोग सब कुछ माने ही हैं। जब तक ये जानना नहीं हुआ है तब तक ये सब माने हुए ही हैं। हम ये इसलिए माने हैं, मैं पर्सनली अपनी बात बोलूं, इसलिए ऐसा मानता हूं कि ये है क्योंकि मैंने जागृत व्यक्ति के साथ काफी समय मैंने गुजारा है। उनके कार्य व्यवहार को देख करके मुझे उनके ऊपर विश्वास हुआ है, और ये विश्वास हुआ है कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सही ही कह रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मैंने ईमानदारी देखी व्यक्त होने की। इस अर्थ पे मैं मानता हूं कि जो वो कह रहे हैं गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु वो दोनों होते होंगे, और मैं भी उस अध्ययन क्रम में लगा हुआ हूं, उसको अपनी कल्पनाशीलता चित्रण में फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे को गठनपूर्ण परमाणु समझ में आ गया है। ये चित्रण में भले ही आ गया हो, अनुभव में नहीं आया है। भौतिक रासायनिक विकास क्रम में मानव शरीर तथा परमाणु में विकास पूर्वक जीवन और जीवन जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। तो भौतिक रासायनिक विकास क्रम में जो बोल रहे हैं मानव शरीर, तो जो ये बोल रहे हैं कि जो ये मानव शरीर जो है ये जो भौतिक रासायनिक जो गठनशील परमाणु है उसमें जो रचना क्रम है, उस रचना क्रम में ही जो ये श्रेष्ठ रचना है, ये जो मनुष्य शरीर है, मानव शरीर, वो परमाणु में विकास पूर्वक जीवन, तो वो जो जीवन है जो गठनपूर्ण परमाणु है उन दोनों के संयुक्त रूप में ही ये काम कर रहा है। अभी ये देखेंगे तो मनुष्य को जो है ये जो ज्ञान अवस्था है वो जीव जो है वो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जो है ये कार्य कर रहा है। इसलिए इसमें जो है बाबा जी ने इसलिए इस रूप में लिखा है भौतिक रासायनिक विकास क्रम में मानव शरीर तथा परमाणु में विकास पूर्वक जीवन, दोनों ही की बात कर दी उन्होंने। वो शरीर और जीवन दोनों की बात कर रहे हैं। और जीवन जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। अब ये आगे की बात कर रहे हैं जो अभी नहीं हुआ है कि जो जीवन जागृति है उसको प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है, जो अभी हमारे साथ नहीं हुआ है। हो सकता है कि बाबा जी के साथ ये घटना घट गई हो, जो उन्होंने अपने जागृति को भी पाया और जागृति को जो है इस परंपरा में अभी जो भी है हम लोगों के बीच में प्रमाणित भी किया। जागृति के प्रमाण का मतलब ही है न्याय पूर्वक, समाधान पूर्वक, यथार्थता, वास्तविकता, सत्ता पूर्वक प्रमाणित होना।
तो प्रमाण को जो है वो बोल रहे हैं कि न्याय पूर्वक, समाधान पूर्वक, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता पूर्वक प्रमाणित होना है। न्याय का मतलब है कि जो व्यवहार है उस व्यवहार में उभय तृप्ति को सुनिश्चित करना। समाधान पूर्वक मतलब है हर घटना में जो है क्यों कैसे का उत्तर उत्तर ढूंढ पाना। ऐसे समाधान पूर्वक जो है ये व्यक्ति प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने का मतलब परंपरा में होना ही है। उक्त पांचों विधाएं प्रमाणित होने के क्रम में पीढ़ी से पीढ़ी प्रमाणित होना स्वाभाविक है। यही जागृत परंपरा है। ये आगे की जो इस धरती पे अभी नहीं घटी है उस घटना की बात कह रहे हैं जो आगे घटित होने की संभावना बनी हुई है जागृत परंपरा की। यदि जागृत परंपरा यहाँ पर स्थापित होती है तो इस पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जो जागृति है वो जागृति जो है वो ट्रांसफर होती है और इसका प्रमाण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखता है। मानव में यह वैभव देखने को मिलता है कि वह उपयोगी, सदुपयोगी, प्रयोजनशील, प्रमाणित किया हुआ शोध अनुसंधान को शिक्षा पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक लोक व्यापीकरण करता हुआ पाया जाता है। अब जो अभी तक घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मानव को जो भी समझ में आया उपयोगिता, सदुपयोगिता के अर्थ में, उसको लोक व्यापीकरण वो कर ही रहा है। जैसे किसी एक व्यक्ति को परमाणु समझ में आया या परमाणु की संरचना समझ में आई तो वो आज हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं। हमारे पास जो है जो भी एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, अध्ययन विधि बनी हुई है, चाहे वो उसको अपन ही भले ही कहें, लेकिन जितना भी काम हुआ है इस जो भी अभी तक के इतिहास में, उसका अध्ययन करवाने की व्यवस्था तो है ही। तो जो एक आदमी के समझ को हुआ उसको लोकव्यापीकरण करने की व्यवस्था समाज में है ही। इसी आधार पे बाबा जी ने जो अपने अनुभव को भाषा रूप दिया और इस भाषा रूप को, ये जो पूरे दर्शन आए, इस दर्शन को जो है इस शिक्षा में लाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये जो है पहले से ही दिख रहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी समझ में आया उसको लोक व्यापीकरण के लिए एक जो है जो शैक्षणिक संस्थान बने हुए हैं, एक शिक्षा विधि बनी हुई है, तो उसमें जो बाबा जी को भी समझ में आया उसको भी बाबा जी इस शिक्षा विधि में लाने का प्रयास करते रहे। हम लोग भी इसी क्रम में ही हैं। हम लोगों को भी बाबा जी ने जो ये दर्शन पूरा लिख के दिया, जो हम अभी प्रयास कर रहे हैं, वो एक्चुअली में बाबा जी के अनुभव को ही लोक व्यापीकरण के अर्थ में ही है। उक्त विधा में अभी तक मनाकार को साकार करने का जितना भी प्रयोग हुआ वह सब लोक व्यापीकरण हुआ और मना स्वस्थता के लिए जितना भी प्रयोग हुआ लोक व्यापीकरण नहीं हुआ। तो बोल रहे हैं परंपरा में अभी तक जो है जितने भी प्रयास हुए हैं मनाकार को साकार करने का मतलब हुआ कि मन में जैसे मान लो कि जैसे ये हम लोग अपने घर में देख रहे हैं, जो है बिजली है, पंखा है, लाइट है, मोबाइल्स हैं, ये सब चीज है कहीं ना कहीं जो है खोज होने से पहले इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कल्पना होना हुआ ही, और उस कल्पना को हमने जो है वस्तु रूप में जो है कन्वर्ट भी किया। इसके बाद भी ये सब लोक व्यापीकरण हुआ। एक का जो प्रयोग है, एक मोबाइल है, किसी एक को कल्पना में आया तो उससे ये अब हर व्यक्ति तक पहुंच गया है। ये सब लोक व्यापीकरण होने के बाद भी जो मन स्वस्थता मतलब जो है मन स्वस्थता जो मतलब ये कह सकते हैं इसको कि जो मानव में सुखी होने का जो प्रयास है उसका लोक व्यापीकरण नहीं हुआ। हो सकता है कि या मान ले ऐसा किसी एक व्यक्ति को, मान लो कोई एक व्यक्ति सुखी हुआ हो तो उस सुख का लोक व्यापीकरण नहीं हुआ। किसी व्यक्ति में अनुभव हुआ हो तो उस अनुभव का लोक व्यापीकरण अभी तक परंपरा में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इन सब के अलावा जो बाकी और प्रयोग हुए हैं, जो भौतिक संसार में जो भी प्रयोग हुए, उसमें जो भी उनका मन में आया उसको साकार रूप दिया, उसका लोक व्यापीकरण होता हुआ दिखता है। जबकि मानव की परिभाषा ही मनाकार को साकार करने वाला, मना स्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत करने वाला है। मानव की परिभाषा बता रहे हैं, मानव जो है वो पूर्णता के अर्थ में बता रहे हैं कि मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता को प्रमाण प्रस्तुत करने वाला भी है। तो इसमें से अभी तक मनाकार को साकार करने वाला भाग अभी तक इस धरती पे
प्रमाणित हो चुका है, लेकिन मन स्वस्थता का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। परंपरा के रूप में, व्यक्ति रूप में हो सकता है, जैसे बाबा जी हमारे सामने मन स्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत किए ही। आशावादी तो है ही, मनुष्य जो है आशावादी तो है ही। परमाणु में विकास के चलते गठन पूर्णता एक संक्रमण घटना रही। संक्रमणिता का तात्पर्य पुनः पूर्व स्थिति में ना आने वाला, परिणाम से मुक्ति का तात्पर्य परमाणु में से कुछ अंश घटने बढ़ने की घटना से मुक्ति। तो ये जो है, अब वो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, परमाणु में जो संक्रमण है उसकी बात कर रहे हैं। संक्रमण का मतलब ये है कि उससे पूर्व की स्थिति में वो वापस नहीं जाएगा। परमाणु में संक्रमण होने के बाद जो वो गठनपूर्ण परमाणु बनता है, तो उसमें फिर कोई भी अंशों का घटना बढ़ना नहीं होता। सहअस्तित्ववादी विधि से शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा वैभवित है। अब ये बोल रहे हैं कि जो सहअस्तित्ववादी विधि से जो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा ही जो है, यही उसका वैभव है। जो ये अभी के वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये अस्तित्व की बनावट है, अस्तित्व में जो सहअस्तित्ववादी विधि है उसमें शरीर और जीवन के रूप में ही जो है मानव परंपरा जो अभी तक वैभवित दिख रही है। जीवन जागृति ही मन स्वस्थता का प्रमाण है, वो अभी तक यहाँ घटना रूप में नहीं घट पाई इस धरती पे। जीवन में ही संपादित होने वाली, वैभवित होने वाली अनुभव मूलक विधि से अनुभवों का बोध बुद्धि में, चिंतन चित्त में, न्याय धर्म सत्य पूर्वक समुचित तुलन क्रियावृत्ति में और मूल्यों का आस्वादन क्रिया मन में होना पाया जाता है। अब जो है ये जागृत जीवन की बात कर रहे हैं कि जो जागृत जीवन होता है वो उसमें अनुभव मूलक विधि से जो भी उसमें अनुभव हुआ, उस अनुभव का बोध बुद्धि में होना, उसका चिंतन चित्त में होना, और चित्त में जो वो बोल रहे हैं वो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जो है चिंतन होना, और जो तुलन है, वो जो तुलन की बात कर रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जो वो तुलन क्रिया वृत्ति में होना, और जो मन में आस्वादन है वो मूल्यों का आस्वादन होना है, यही जागृति का प्रमाण है। तो ये जागृत जीवन की क्रियाओं के बारे में बोल रहे हैं कि जागृत जीवन में जो उसकी क्रियाएं दिखेंगी, अनुभव के आधार पे बुद्धि में बोध होना, बुद्धि में बोध होने के फलन में चित्त में चिंतन होना, चित्त में चिंतन होने के फलन में वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के आधार पे तुलन होना, और उस आधार पे मन में मूल्यों का आस्वादन होना होता है। मूल्यों का आस्वादन क्रिया पूर्वक कार्य व्यवहार तभी संभव है जब संबंधों का पहचान स्वीकार रहता है। तो मूल्यों का आस्वादन होने के लिए हमारे को संबंध पहचान में आना है, क्योंकि मूल्य कहाँ होंगे? संबंध में ही होंगे। तो यदि संबंधों की पहचान नहीं हुई है तो मूल्यों का पहचान नहीं हो पाएगा। मूल्यों की पहचान नहीं हुई है तो उसका आस्वादन भी मन में होना नहीं होगा। संबंधों के पहचानने के उपरांत ही मूल्यों का निर्वाह कर पाता है। संबंधों के साथ मूल्य, मूल्यों के साथ वस्तुओं का अर्पण समर्पण, वस्तुओं के अर्पण समर्पण के साथ उपयोगिता सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता प्रमाणित होता हुआ अर्थात व्यवहित होता हुआ पाया जाता है। तो ये जो है बता रहे हैं कि जैसे संबंध की समझ होने से जो वो मूल्य समझ में आते हैं, उस मूल्य के साथ जब हम जीवन और शरीर के रूप में जीने जाते हैं तो वहाँ वस्तुओं की आवश्यकता होती ही है। तो उन वस्तुओं के जो है आदान प्रदान होते ही रहते हैं, और वो भी उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से ही होता है। ऐसा जो है प्रमाणित होना मानवीय परंपरा में दिखता है। यही परमाणु में विकास और जागृति का तात्पर्य है। तो यहाँ पर अब दोनों ही चीजें बाबा जी ने अभी तक जो बात की थी, पहले वो परमाणु में विकास की बात की थी, गठनशील से गठन पूर्णता की बात की थी, अब जो है वो जागृति की बात कर रहे हैं। इस जागृति को वो गठन पूर्णता को क्रिया पूर्णता भी कह रहे हैं कि जो जीवन की क्रियाएं हैं वो सारे के सारे क्रियाशील हो जाएं, उसी को ही वो जागृति कह रहे हैं। केवल मानव ही जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने योग्य इकाई है। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को कोई शंका होगी
के अस्तित्व में जो है सिर्फ मनुष्य ही है जो इस जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मनुष्य को छोड़ के बाकी जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था है, कोई भी इस जागृति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जागृति जैसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं। जागृति का संपूर्ण स्वरूप जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही है। तो जागृति का जो स्वरूप है वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही है। देखिए, अभी भी जब तक हम जागृत नहीं हुए हैं, हमारे में मानना, पहचानना, निर्वाह करना हुआ ही है, हो ही रहा है। इस अर्थ में हम अभी जो है अजागृत कहला रहे हैं, हम जागृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जागृति के लिए जानना जो है वो आवश्यक है। तो पूरे अस्तित्व को जानने के फलस्वरूप जो है उसके अनुरूप मानना होता ही है और उसके अनुरूप ही पहचाना, निर्वाह करना होता है। इसी को ही जागृति कह रहे हैं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये सब पहचाना, निर्वाह करने के साथ अपने आचरण को त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित करते हैं। अब वो जीवन की जगह जो है, अब वो गठनशील परमाणु में चले गए हैं, जहां पर वो जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था में जो है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है पहचानना, निर्वाह करना ही देखा जाता है। और ये पहचानना, निर्वाह करना जो है वो अपने अपने एक निश्चित आचरण के साथ इस धरती पे या कहीं पर भी अस्तित्व में वो प्रमाणित करते हुए दिखते ही हैं। जबकि मानव में पहचानना, निर्वाह करना के साथ जानना, मानना एक आवश्यक प्रक्रिया रही है। इसे भली प्रकार से केवल मानव कुल में ही प्रमाणित होना पाया जाता है। तो जो बाबा जी बोल रहे हैं, मानव में सिर्फ पहचानना, निर्वाह करना नहीं है, पहचानना, निर्वाह करने के साथ साथ जानना, मानना भी है। और इस जानने मानने को केवल मानव ही जो है वो प्रमाणित कर सकता है। जानने मानने के साथ ही मानव ज्ञान अवस्था में होने के तथ्य को प्रमाणित करता है। मानव को ज्ञान अवस्था में इसलिए रखा गया, आप देखेंगे कि जीवावस्था और ज्ञानावस्था में दोनों जगह जीवन और शरीर है, लेकिन फिर भी जो है जीव जानवरों को ज्ञानावस्था में बाबा जी ने नहीं रखा, क्योंकि वहां पर जानना, मानना की क्रिया नहीं हो रहा होता है। बहुत थोड़े अंशों में मानने की क्रिया दिखती है, लेकिन ज्यादातर जो है पहचानना, निर्वाह करना ही दिख रहा होता है। इस अर्थ में जो है बाबा जी कह रहे हैं कि वो जीवावस्था जो है उसको जो है ज्ञान अवस्था की काहे नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान अवस्था में सिर्फ और सिर्फ मानव को ही रखा है। मूल रूप में परमाणु ही सारे क्रियाकलापों का मूल वस्तु है। फिर से ये बात कर रहे हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं अस्तित्व में, चाहे वो भौतिक रासायनिक क्रिया हो या आपकी चैतन्य क्रिया हो, पूरे अस्तित्व में यही तीन क्रिया हैं, भौतिक, रासायनिक क्रिया या चैतन्य क्रिया। इन सब के मूल में परमाणु ही है। भौतिक रासायनिक क्रिया जो है वो गठनशील परमाणु में हो रहा है और चैतन्य क्रिया गठनपूर्ण परमाणु में ही हो रहा है। तो सारे क्रिया के मूल में परमाणु ही है। उस परमाणु में दोनों तरीके के परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु में विकास क्रम और विकास के फलस्वरूप भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया का होना पाया जाता है। जब विकास क्रम की बात करेंगे परमाणु में, तो वहां भौतिक रासायनिक क्रिया ही होती है, और विकास के फलन में जो वो गठनपूर्ण होता है उसमें जीवन क्रिया होती है। गठनशील परमाणु के रूप में संसार का वैभव पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था से लेकर समृद्ध मेधस रचना के रूप में दिखाई पड़ता है। ये बाबा जी पूरी तरीके से समराइज कर रहे हैं जो अभी तक उन्होंने 3 चैप्टर में कहा है कि जो गठनशील परमाणु के रूप में जो है ये पूरा का पूरा जो संसार दिख रहा है, उसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था का शरीर और मानव का जो शरीर है वो सब जो है वो गठनशील परमाणुओं से मिलकर ही बना हुआ है। और उसमें भी जो है उसके सबसे विकसित रचना की बात करें तो वो मेधस है, इस रूप में जो है हमारे को दिख ही रहा होता है। परमाणु में विकास का पहला चरण गठन पूर्णता के रूप में स्पष्ट होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन एक चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय क्रिया होना पाया जाता है। तो वह फिर से उसको समराइज कर रहे हैं कि जो है परमाणु में विकास के फलन में जो गठन पूर्णता होती है, इस गठन पूर्ण परमाणु को ही जीवन कह रहे हैं और इस जीवन को ही चैतन्य इकाई कह रहे हैं। इसमें जो अक्षय क्रिया का होना पाया जाता है, अक्षय का बात हो चुकी है कि जितना भी इसको हम यूज करें ये कभी घटता नहीं है। जीवन परमाणु का जागृत होना परमाणु में विकास का दूसरा चरण है। अब जो है अब बता रहे हैं कि अस्तित्व में अभी तक जो बाबा जी ने बात की कि एक जो है संक्रमण की बात की या एक जो है गठनशील से गठन पूर्णता तक, इस एक क्रम की बात की, एक पूर्णता की बात की,
एक पूर्णता जो है क्रिया पूर्णता वो हो चुका है गठन पूर्ण परमाणु बनने के साथ ही, लेकिन यही उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इस गठन पूर्णता के बाद जो है उसमें जो है जागृति क्रम होता है। इस जागृति क्रम में जो है फाइनल जागृति होना, उस जागृति का मतलब है उसकी सभी क्रियाएं जागृत हो जाना, उसी को ही क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। ये दूसरा घाट बोलते हैं कि ये जो परमाणु में गठन पूर्णता एक पहला घाट हुआ, दूसरा घाट हुआ क्रिया पूर्णता, और ये क्रिया पूर्णता के बाद भी जो है ये जीवन जो है अनुभव संपन्न हो जाने के बाद, इसकी सभी क्रियाएं जो हैं जागृत हो जाने के बाद भी एक तीसरा जो चरण बना हुआ है वो उसको जो है आचरण पूर्णता कह रहे हैं। तो मैं इस तीनों को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि क्रिया पूर्णता को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जो जानने मानने की, अभी जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को पूरे अस्तित्व का जानना हो जाता है, हम पूरे अस्तित्व का अध्ययन कर लेते हैं, उससे विश्वस्त हो जाते हैं कि अब कुछ और अध्ययन करने को शेष नहीं है, उसी को ही क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। तो ये अध्ययन से जो है पूरा हो जाने का मतलब है कि ये मन वृत्ति चित्त से लेकर के बुद्धि और आत्मा में इस जितने भी वास्तविकताएं हैं उन सब का अध्ययन हो जाना। जो ये व्यापकता है, इस व्यापकता का भी जो है अनुभव होता है, इसका भी अध्ययन होता है, जीवन में ही होता है, वो आत्मा ही उसका अनुभव करता है। तो ये जितने भी वास्तविकता हैं उन सब का अध्ययन होने का मतलब ही है कि जो जीवन की क्रियाएं हैं वो पूर्ण जागृत हो गई। क्रिया का मतलब ही है, उसको हम देखेंगे तो जानने मानने की तृप्ति बिंदु को ही हम क्रिया पूर्णता के रूप में पहचान सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है मैं और जो इसमें बाबा जी ने नहीं लिखा है इसको मैं बता भी देता हूं। तो जीवन में जागृत जीवन की जो 10 क्रियाएं जो बाबा जी बोल रहे हैं कि आत्मा में जो अनुभव और प्रमाण होता है, बुद्धि में बोध संकल्प, चित्त में चिंतन और चित्रण, वृत्ति में जो है तुलन विश्लेषण और मयन में चयन आस्वादन, ये जो 10 क्रियाएं हैं, ये 10 क्रियाएं जो इनकी क्रियाशीलता है पूरी तरीके से जागृत हो जाने को ही क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। तो इसमें अब जो है इसको अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो है हम लोग अजागृत हैं। इसमें बाबा जी ने 4.5 क्रिया लिखा है। 4.5 क्रिया का मतलब है कि जो हमारे जीवन में जो क्रियाएं घटित हो रही हैं उसमें से मन में चयन आस्वादन हो रहा है, और वृत्ति में तुलन विश्लेषण हो रहा है, और चित्त में चित्रण हो रहा है। तो ये कुल मिला के 5 हुए। लेकिन जो तुलन है, वृत्ति में जो तुलन है वो 6 तरीके से हो सकता है। प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य, इन 6 तरीके से हो सकता है। उसमें से सिर्फ प्रिय हित लाभ के आधार पे ही हो रहा है, इस कारण से 4.5 नाम दिया। उस वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के आधार पे भी तुलन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, वो अभी नहीं हो रहा है। इस कारण से उस क्रिया के रूप में देखेंगे तो वो क्रिया जो है आधी अधूरी है, इसलिए उसको 4.5 क्रिया दिया। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ये अध्ययन क्रम है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन से हमारे में जो हमारी और क्रियाएं एक्टिव होनी शुरू होती हैं। जैसे चित्त में बाबा जी ने साक्षात्कार कहा कि चित्त में साक्षात्कार होता है, बुद्धि में जो प्रतीति होती है, इस सब को बाबा जी ने जो है ये जागृत जीवन की क्रिया नहीं कहा। साक्षात्कार भी एक क्रिया है लेकिन वो जागृत जीवन की क्रिया नहीं है। ये साक्षात्कार जो है जागृति जो आत्मा में अनुभव होने से पहले जो चित्त में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको साक्षात्कार है। बुद्धि में जो क्रिया हो रही है उसको जो है शायद प्रतीति कह रहे हैं। और इन सब के बाद आत्मा में अनुभव होने के बाद वापस जो है इस आत्मा के प्रभाव में बुद्धि चित्त वृत्ति और मन की क्रियाशीलता को क्रमशः बाबा जी ने जो बुद्धि में बोध कहा, चित्त में चिंतन कहा है,
उन्होंने इसको साक्षात्कार और प्रतीति या इस तरीके के भाषा रूप नहीं दिया। तो साक्षात्कार जो है अनुभव होने से पहले तक जो भी प्रयास है उसको साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अध्ययन पूरा नहीं है। जैसे वर्ड शब्द के रूप में भास आभास प्रतीति अनुभव की बात कर रहे हैं, तो भास आभास प्रतीति ये मतलब अध्ययन है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। अनुभव के बाद ही वो अध्ययन पूरा होता है। तो वो अनुभव होने के बाद जो जीवन, जो आत्मा है, उस आत्मा में अनुभव होने के बाद जो जीवन की क्रियाएं हैं उसको जो है, हाँ, अजय जैन भैया ने बुद्धि में उसको अवधारणा कहा है, सही बात। जो वो उससे पहले जो है जो बात अभी हो रही थी, जो साक्षात्कार चित्त में जो कह रहे हैं, जागृति अनुभव होने से पहले जो बुद्धि में क्रिया होती है उसको अवधारणा कह रहे हैं, और जागृति होने के पश्चात जो है वो आत्मा के प्रभाव में जो बुद्धि में क्रिया होती है उसको बोध कर रहे हैं, और चित्त में जो क्रिया होती है उसको चिंतन कर रहे हैं। तो ये 10 क्रियाएं जो हैं, जो जागृति, जो अनुभव होने के बाद जो ये 10 क्रियाएं जो हैं वो पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाते हैं। इसी को ही क्रिया पूर्णता कहा। तो अनुभव होने से पहले तक उसके लिए प्रयास है, अनुभव होने के साथ ही ये सारी क्रियाएं जो हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं, उसी को ही क्रिया पूर्णता कहा। लेकिन उसके साथ साथ आगे जो है वो के आचरण पूर्णता की बात कही। तो बुद्धि जो आत्मा में 2 बात कहा, अनुभव प्रमाण, बुद्धि में बोध संकल्प। तो ये जो बात कह रहे हैं कि आत्मा में अनुभव तो हो गया, उस अनुभव के आधार पे बुद्धि में बोध हो ही रहा है, चित्त में चिंतन हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जो है उसका, जैसे आत्मा में जो अनुभव उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, वो जो बोध हुआ उस बोध के आधार पे उस संकल्प क्रिया को वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। चिंतन होने के फलस्वरूप जो वृत्ति में जो तुलन क्रियाएं हैं, न्याय धर्म सत्य के आधार पर जो तुलन क्रिया है उसको वो प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। वो प्रमाण जो है, ये सारे जो प्रमाण है वो मानवीय परंपरा में ही वो प्रमाणित कर पाएगा। इस आधार पे क्रिया पूर्णता होने के बाद जो है वो जो आपका आत्मा में प्रमाण है, जो वो अनुभव का प्रमाण कह रहे हैं, बोध का संकल्प कर रहे हैं, चिंतन के आधार पे चित्रण और जो भी तुलन विश्लेषण होना है न्याय धर्म सत्य के आधार पे, उसको प्रमाणित करने के लिए मानवीय परंपरा में ही उसको प्रमाणित करना बनता है। और जब वो इस बात को प्रमाणित कर लेता है तो उस घाट को बाबा जी आचरण पूर्णता कहते हैं, जिसको अंतिम चरण कहा कि इसके बाद जो है उसकी निरंतरता होती है, उसके बाद जो है और कुछ जो है शेष नहीं रहता। ये पूरा का पूरा जो है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता जो अस्तित्व में जो है जितने होने का प्रावधान है वो पूरा का पूरा हो गया रहता है। बुद्धि का अस्तित्व की वास्तविकताओं से तदाकारिता ही बोध है। देखिए, बोध जो बाबा जी कह रहे हैं उससे पहले भी जो है एक वर्ड जो है अवधारणा वो यूज कर रहे हैं कि बुद्धि में ही अवधारणा हो रही है, बुद्धि में ही बोध भी हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अनुभव के बिना बुद्धि में जो क्रिया हो रही है उसको अवधारणा कह रहे हैं, और अनुभव के पश्चात या अनुभव सहित जो बुद्धि में क्रिया हो रही है उसको बोध कर रहे हैं। अनुभव के बिना चित्त में जो क्रिया हो रही है उसको चिंतन कह रहे हैं, उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। और अनुभव के साथ जो है जो चित्त में क्रिया हो रही है उसको चिंतन कह रहे हैं। इसलिए जो है कई तरीके के जो हैं और भी जो है शब्दों का बाबा जी ने जो प्रयोग किया है। इस प्रकार गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इन तीनों चरणों में परमाणु में विकास और जागृति पूरा होता है। परमाणु में विकास का अर्थ यही है। तो अभी से पहले तक के चैप्टर में बाबा जी ने सिर्फ जो है विकास को उस क्रिया पूर्णता के वो गठन पूर्णता के अर्थ में ही विकास की बात की थी। अब जो है उस विकास में क्रिया पूर्णता और जागृति पूर्णता को भी वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो परमाणु में जो पूरा विकास है वो गठनशील से गठन पूर्ण होना, गठन पूर्णता के पश्चात उसमें क्रिया पूर्णता होना, और क्रिया पूर्णता के पश्चात जो है उस मानवीय परंपरा में उसको प्रमाणित करने को ही वो आचरण पूर्णता कर रहे हैं। यही पूरे जो भी है परमाणु का पूरा विकास यही है। देखिए,
तो हम लोग थोड़ा सा जो है, अब जितने भी 3 चैप्टर हम लोगों ने देखे हैं, अभी तक पढ़े हैं, अनुभव जीवन का होना है या कुछ और। अनुभव जो है, बहुत जो भी क्वेश्चन है मैं उसको बाद में लूंगा। पहले हम जो भी समराइज कर लेते हैं, उस समराइज करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं ले लूंगा एक एक करके। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी है पहले चैप्टर में परमाणु संरचना को समझा। परमाणु संरचना में मैंने प्रयास किया तुलनात्मक अध्ययन करने का, कि जो बाबा जी मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से जो है इसको कैसे समझे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से जो है उन्होंने एक मूल नियम को जो पहचाना है, कि सबसे फंडामेंटल जो नियम है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, और इस सहअस्तित्व के फलन में ही हर एक इकाई जो है, हर एक परमाणु से लेकर परमाणु अंश इस सत्ता में, इस व्यापक सत्ता में संपृक्त रहने के आधार से ऊर्जित हैं, क्रियाशील हैं, बल संपन्न हैं, और इस सहअस्तित्व को प्रमाणित करने या सहअस्तित्व की दिशा में प्रेरित हैं। इस अर्थ में परमाणु अंश एक दूसरे को पहचान करके परमाणु बनाते हैं। ऐसे परमाणु जो हैं अणु बनाते हैं। इस अणु से अनुरचित पिंड बनता है, और ये और भी जो हैं अलग तरह के जो हैं बहुत तरीके के हमारे को जो भौतिक रासायनिक रचनाएं दिखती हैं, उस रचना के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए जो ये विकास क्रम में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था का जो ये होता है, शरीर का निर्माण होता है, मनुष्य में समृद्ध मेधस का जो है वो निर्माण होता है। तो ये सब की सब एक जो है व्यवस्था की ओर ही अग्रसर हैं, ऐसा उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि ये सारी जो है समृद्ध मेधस जब तक नहीं बनता है, तो जो ये विकसित परमाणु है, जो गठनपूर्ण परमाणु है, वो अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इस अर्थ में पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो एक निश्चित दिशा की ओर जो है, वो निश्चित दिशा जो है वो सहअस्तित्ववादी विधि से ही दिख रहा होता है। वो बाबा जी को समझ में आया, और हम लोग भी उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अस्तित्व में अनिश्चितता जैसा नहीं दिख रहा है, कि कहीं भी जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रही हैं, कोई भी रैंडम हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जबकि इसके ठीक विपरीत अब हम साइंस को समझे, तो साइंस अस्तित्व को जो पहचानने की कोशिश में लगा हुआ है, उसमें किसी फंडामेंटल नियम को समझ में आ गया हो साइंस को, ऐसा नहीं है। किसी मूल नियम की पहचान हो गई हो, जिस फंडामेंटल लॉ से वो हर एक घटना को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो बाबा जी ने एक फंडामेंटल नियम को जो पहचाना कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, इस आधार पे वो हर जगह इस नियम को घटित होता हुआ देखते हैं। ऐसा साइंस को समझ में नहीं आया। साइंस ने क्या किया है, उसने जो है उस जो भी भौतिक रासायनिक संसार है, उस भौतिक रासायनिक संसार में जो पहचानना निर्वाह करना है उनके आपस में, उस पहचानने निर्वाह करने में जो उनका गणितीय भाषा है उसको समझा है। उस गणितीय भाषा को एक संबंध रूप दिया है। उस संबंध रूप को ही एक नियम कह रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ, ये सब के सब जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं में जो है वो गणितीय भाषा को समझ करके उसको एक स्वरूप देने को ही वो नियम कह रहे हैं। तो वो एक फंडामेंटल लॉ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हालांकि प्रयासरत हैं, इसलिए जो है उनको नकार नहीं सकते। जितना भी उन्होंने गणितीय भाषा को समझा है, उस गणितीय भाषा के लिए सम्मान बनता ही है, क्योंकि उसमें काफी लोगों ने प्रयास किया है, और उससे जो है वो गणितीय भाषा कुछ हद तक सही भी उस भाषा को वो जो भी नियम के रूप है दे पाए हैं। मूल इतना ही हो गया कि जो ये फंडामेंटल लॉ है, वो जो सहअस्तित्व का है, जो वो पहचान नहीं हो पाना, इस कारण से ही वो जो साइंस का अध्ययन है उसको हम मान सकते हैं कि ये अधूरा है। और अधूरा होने के कारण ही जो ये सहअस्तित्व का अध्ययन नहीं हो पाना, सहअस्तित्व के आधार पे ये जो परमाणु में विकास क्रम, विकास जो है जागृति क्रम, जागृति का अध्ययन नहीं हो पाना, फलस्वरूप व्यवस्था का अध्ययन नहीं हो पाना, इसके फलस्वरूप व्यवस्था की मानसिकता डेवलप नहीं हो पाना, इस कारण ही जो है ये सारी समस्याएं बनी हुई है। इस धरती पे जो अव्यवस्था है वो इसी कारण से है। तो आज नहीं तो कल जो है ये प्रयास होगा ही। इसी प्रयास में ही मैं मानता हूं कि बाबा जी इस धरती पे आए। सब लोगों के प्रयास में एक बीच में बाबा जी ने प्रयास किया, और
जो है इस पूरे अस्तित्व को पहचाना और उस पहचानने के क्रम में उसको भाषा रूप दे करके इस परंपरा को ये मानव को देने के लिए उन्होंने अर्पित किया ही। दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा सुंदर एक जो है पूरे अस्तित्व का जो एक बनावट दिखता है कि पूरे अस्तित्व में जो है जो एक वातावरण से मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा हो। यदि आप गठनशील परमाणु को देखें तो गठनशील परमाणु में बाहरी वातावरणवश आवेशित होना पाया जाता है। उस आवेश के फल में उसमें अंशों का प्रस्थापन विस्थापन होना पाया जाता है। उस प्रस्थापन विस्थापन के बाद थोड़े समय के लिए उस परमाणु में स्वभाव गति देखने को मिलती भी है, लेकिन वो स्वभाव गति की निरंतरता नहीं रहती। फलस्वरूप उसमें आगे भी आवेशित होने का संभावना बना ही रहता है। और इन जो वातावरण का जो दबाव है, भौतिक रासायनिक वातावरण का जो दबाव है, उसको हम लोग भार बंधन अनुबंधन के रूप में पहचान सकते हैं। तो ये जो दबाव है, इस दबाव से जो मुक्ति है, ये जो आवेश से मुक्ति है, वो गठन पूर्णता के कारण ही होता है। तो एक जो है गठनशील परमाणु में जो आवेश मुक्ति है वो गठन पूर्णता फलस्वरूप होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये चीज है कि वो गठनशील परमाणु भौतिक रासायनिक परमाणुओं के प्रभाव से तो मुक्त हो जाता है। गठनपूर्ण परमाणु होने के बाद जो है वो एक दूसरे तरीके के प्रभाव में आ जाता है, जिसको हम लोग दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि जो गठनपूर्ण परमाणु है उसमें जो दूसरे तरीके के आवेश जो हैं, जिसको षड आवेश के रूप में हम पहचान सकते हैं, जो षड आवेश काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है, ऐसे आवेश पाए जाते हैं। और जैसे मैं कहूँगा गठनशील परमाणु में जो आवेश था वो अंशों के प्रस्थापन विस्थापन के लिए था, लेकिन जो जीवन में आवेश है वो ये षड आवेश जो बाबा जी कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद आत्सर्य, इसके अर्थ में ये आवेश दिखते हैं। और ये आवेश भी कहीं ना कहीं जो जीवन है उसमें दूसरे जीवन के वातावरण के प्रभाव के कारण ही होता है। जो हम हैं, यदि मैं अपने आप को देखूं तो मैंने इस जो भी अभी मानवीय परंपरा है, जो भी है उस परंपरा में मैंने जन्म लिया, इसमें जो भी अभी संसार में है उसका चित्रण मुझ में हुआ। इस कारण से ये जो षड आवेश हैं ये मुझ में भी आने शुरू हुए। तो गठनशील परमाणु का प्रभाव गठनशील परमाणु पे और दूसरे चैतन्य इकाई या गठनपूर्ण परमाणु का प्रभाव जो है गठनपूर्ण परमाणु में होता ही है। और इसके ही फलन में हम देख सकते हैं, जैसे गठनशील परमाणु में कि वहां पर अंशों के प्रस्थापन विस्थापन के बाद थोड़ी देर के लिए स्वभाव गति दिखती है। उसी तरीके से हम यदि चैतन्य क्रिया या गठनपूर्ण परमाणु में देखें तो कभी ये आवेश जो है वातावरणवश कभी कभी आवेश आता है, उस आवेश से थोड़े समय के लिए कभी कभी जो है हमारे को मुक्ति जैसा भी दिखता है। जैसे यदि हम कामावेश को ही समझें कि जो कामावेश है, ये जब भी ये आवेश होता है, इस आवेश के पश्चात थोड़ी देर के लिए ऐसा तृप्ति जैसा भास होता है, लेकिन ये तृप्ति जो है वो क्षणिक ही होता है। और इस तृप्ति की निरंतरता जो है वो क्रिया पूर्णता में ही जाके होती है। तो ये जो एक कहें कि जो गठन पूर्ण परमाणु है, ये गठन पूर्ण परमाणु में जो आवेश मुक्ति होना है या इसमें जो बाहरी जो वातावरण है इसके जो आवेश से या इसके दबाव से मुक्त होना है वो क्रिया पूर्णता वश ही होता है। तो गठनशील परमाणु में आवेश मुक्ति गठन पूर्णता वश होती है और गठन पूर्ण परमाणु में जो आवेश की मुक्ति है, ये जो वातावरण का जो दबाव है, उस दबाव से मुक्ति क्रिया पूर्णता वश ही होती है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरा जो अस्तित्व में जो भी इकाई है वो आवेश मुक्ति या अपने वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे वो गठनशील परमाणु हो या गठनपूर्ण परमाणु हो। हर जगह पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो एक ही कार्यक्रम चल रहा है, आवेश मुक्ति। गठनशील परमाणु के आवेश मुक्ति जो है वो गठन पूर्णता से होती है और जो गठन पूर्ण परमाणु है उसके आवेश की मुक्ति जो है वो क्रिया पूर्णता से ही होती है।
तो ये बहुत बहुत सुंदर मुझे लगता है कि मैं अपने आप में जो समझ पाया हूँ इसी को ही मैं बता रहा हूँ कि पूरे अस्तित्व में जो है मतलब एक निश्चित जो है वो बना हुआ ही डायरेक्शन है कि हर इकाई आवेश मुक्ति के लिए प्रयासरत है। और इस प्रयासरत में गठनशील और गठनपूर्ण दोनों ही दिखते हैं। और उसी को ही हम गठन पूर्णता और जो है क्रिया पूर्णता के रूप में पहचानते हैं। तो इसमें देखेंगे तो अभी जितने मानव इतिहास को यदि हम आकलित करें तो ये हमारे को दिखता भी है। मानव इतिहास में जितने भी प्रयोग हुए हैं उसको दो रूप में जो भी कहे हैं कि एक तो जो है जो भौतिकवाद का जो प्रयोग रहा और उससे पहले जो है जो रहा अध्यात्मवाद रहा। इन दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं जो है मतलब स्वयं में तृप्त होने की आशा बनी ही रही, लेकिन वो कोई प्रमाण प्रस्तुत या उनमें तृप्ति नहीं हो पाई। लेकिन आप ये मानिए कि ये जो अस्तित्व की बनावट है इस बनावट की कारण ही हम में प्रेरणा बनी हुई है और इस प्रेरणावश ही हम सब प्रयासरत है। आप हम सब लोग प्रयासरत हैं ही। इसी क्रम में साइंस भी प्रयासरत है। साइंस भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका दृष्टि अभी बहुत छोटा है लेकिन प्रयास तो है ही। वो भी अस्तित्व को समझने की कोशिश कर ही रहा है, चाहे वो भौतिक रासायनिक संसार ही क्यों ना हो, चाहे उस भौतिक रासायनिक संसार में उस गणितीय नियम को ही समझने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो प्रयास कर ही रहा है हर तरीके से। वो हर इसलिए किसी को भी नकारना नहीं बनता है कि साइंस निरर्थक है। हम लोगों में एक जो दिक्कत, जैसे मैं देखता हूँ कई लोग हम तुरंत ही जो है परंपरा को नकारने लगते हैं। लेकिन यदि हम ठीक ढंग से देखें तो ये परंपरा जो है अपने आप में जो है कार्य कर ही रही है। ये अपने तरीके से जो अध्ययन करने का कोशिश कर ही रहा है। अध्ययन पूरा नहीं हुआ है इतना ही कहना बनता है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया ऐसा कहना नहीं बनता। अभी भी वर्तमान में प्रयास कर ही रहे हैं। हम लोग भी जो है इस कहे तो विज्ञान युग में ही है और हम लोग भी साइंस के ही स्टूडेंट रहे हैं। मैं तो रहा ही हूँ और हम लोग में भी जानने मानने की तृप्ति के लिए जो है प्रयास रहा ही। उसी अर्थ में ही खोजते हुए इस दर्शन तक पहुँचे हैं और को प्रयास में लगे हुए ही हैं। तो फिर मैं समराइज कर दूं तो पूरे अस्तित्व में जो है आवेश मुक्ति, बाह्य वातावरण के दबाव से मुक्ति, आवेश से मुक्ति व स्वभाव गति से युक्ति के लिए प्रयास। बिल्कुल, आवेश से मुक्त होने का मतलब ही है स्वभाव गति। आवेश से मुक्त होने का मतलब क्या है कि उसमें बाहरी वातावरण का कोई दबाव नहीं होता। बाहरी वातावरण का दबाव नहीं होने का मतलब वो जैसा है वैसा बना रहता है। इसी को ही स्वभाव जो है उसका जो है स्वभाव कर रहे हैं। इसी को ही जो है हम लोग जो है स्वभाव गति कह रहे हैं। स्वभाव गति का मतलब वो जिस भाव में अभी है उस भाव की निरंतरता होना। तो वो आवेश मुक्ति के साथ ही होता है उस भाव की निरंतरता। जैसे गठनशील परमाणु से जो गठनपूर्ण परमाणु होने के पश्चात ही अंशों का जो है जो प्रस्थापन विस्थापन होना बंद होता है, या इसी को ही कहते हैं कि वो स्वभाव गति में आ गया। उसी तरीके से जीवन में भी समझ सकते हैं कि वो क्रिया पूर्णता के पश्चात ही वो स्वभाव गति में ही आएगा। उससे पहले जो है वो आवेशित गति ही रहेगा। तो आवेश से मुक्ति का मतलब ही है स्वभाव गति, या दूसरे तरीके से कहें कि जो स्वभाव गति में ना होना ही सब आवेशित गति है। तो इस अर्थ में मैं पूरे चीज को देख पाता हूं कि जो पूरे अस्तित्व में ही है जो एक दिशा बनी हुई है हर इकाई के लिए, वो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की ओर जो है दिशा बनी हुई है। जहां कहीं भी गठित जो भी घटनाएं घट रही होंगी वो इसी अर्थ में घट रही होंगी। विकास क्रम के अर्थ में जो है विकास के अर्थ में गठन पूर्णता घट रही होगी और जागृति पूर्णता और जागृति के अर्थ में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता घट रही होगी। तो कुल मिलाकर के इस तीनों चैप्टर में बाबा जी ने जो है परमाणु की संरचना, परमाणु में विकास, विकास क्रम और परमाणु में विकास को जो है ये मैंने पूरे जो है समराइज किया। और अब जो है मैं देखता हूँ कि एक एक करके जो भी प्रश्न आए हुए हैं, या आप और भी जो प्रश्न है पूछ सकते हैं। जो मैं पहले के प्रश्न है उसको मैं लेने की कोशिश करता हूँ कि
अनुभव जीवन का होना है या कुछ और? अनुभव जो है, जो भी वास्तविकता है, अस्तित्व में जो कुछ भी है, उस वास्तविकता का ही अनुभव होना है। जो है उसका अनुभव होना है। तो जो है उसको बाबा जी ने बता दिया है कि अस्तित्व में देखेंगे फंडामेंटल रूप में कि दो ही चीज है, एक व्यापक है, दूसरा इकाई है, और ये इकाइयां जो है व्यापक में ही संपृक्त है। तो फंडामेंटल जो है उसको बहुत एक वाक्य में कहे, सत्ता में संपृक्त इकाई यही वास्तविकता है, उसका ही और फैलाव है। इकाइयां गठनशील गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, तो वो पूरे फैलाव का ही जो है अध्ययन होना ही है, इसी को ही अनुभव कह रहे हैं। बुद्धि का अस्तित्व में वास्तविकताओं से तदाकारिता ही बोध है। बिल्कुल सही कि बुद्धि का अस्तित्व की वास्तविकताओं से तदाकारिता ही बोध है, ये भाषा ही है। बिल्कुल सही है, ये भाषा के रूप में बाबा जी ने जो दिया है कि बोध है, तो ये बोध जो है, ये क्रिया जो है, वो अनुभव के पश्चात ही कह रहे हैं कि अनुभव होने के बाद जो है, वो जो बुद्धि में जो उसका प्रकटन होता है, जो बुद्धि में जो क्रिया होती है, उसको बोध कर रहे हैं। उससे पहले जो है वो बुद्धि में जो हो रही होती क्रिया, उसको अवधारणा कहते हैं। हाँ, सारिका दीदी ने जो पूछा है, नमस्ते भैया जी, जीवन परमाणु में मानने की क्रिया कैसे आती है? ठीक उसी तरीके से आती है जैसे भौतिक परमाणु में जो है वो एक दूसरे के साथ पहचान करके जो भार बंधन और अनुबंधन की क्रिया होनी पाई जाती है। देखिएगा, तो हम ऐसा मानते हैं, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, जैसे मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि क्या होता है कि हमने परमाणु को अध्ययन किया हुआ है, साइंस का स्टूडेंट हूं। परमाणु में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही करता है, और फिर हमारे जो है चित्रण में बाबा जी दे रहे हैं कि ये जीवन भी गठनपूर्ण परमाणु है। तो हमारे में चित्रण तो वो परमाणु का, गठनशील परमाणु का ही चित्रण हुआ रहता है, और उसको लेकर के गहरी स्वीकृति हुई रहती है कि वो गठनशील परमाणु तो भौतिक रासायनिक क्रिया ही कर सकता है। तो ये जो जीवन परमाणु है, यहाँ पर हमारे चित्रण में तो वो जीवन परमाणु की बात बाबा जी ने दे दी, लेकिन उसकी क्रिया को लेकर के हम जो गठनशील परमाणु है उसका ही चित्रण हुआ रहता है। इस आधार पे हमारे को यह स्वीकार नहीं होता है कि यार परमाणु में सोच विचार का काम कैसे हो सकता। जबकि यदि किसी, मेरा जो ये मानना है, किसी जो है नया स्टूडेंट है जिसने अभी तक ना तो गठनशील परमाणु के बारे में पढ़ा ना गठनपूर्ण परमाणु, उसको ये समझाया जाए कि ये दोनों तरीके के परमाणु होते हैं। गठनशील परमाणु में भौतिक रासायनिक क्रिया होती है और गठनपूर्ण परमाणु में जो है वो जानने मानने की क्रिया होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको दोनों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमने पहले जो है परमाणु में जो है स्वीकार किया हुआ है कि भौतिक रासायनिक क्रिया ही होती है। इसके बाद इतने लंबे समय के पढ़ने के पश्चात जो है अब हम गठनपूर्ण परमाणु सुन लिए, और उसमें जो है जानने मानने की क्रिया कोई कहता है, तो जो हमारा पुराना जो चित्रण बना हुआ है उससे वो मैच नहीं करता। यदि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो हमारे को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये गठनशील परमाणु है, इसमें पहचाना निर्वाह करना होता है, ये गठनपूर्ण परमाणु है, इसमें जानना मानना पहचाना निर्वाह करना दोनों ही होता है, चारों ही चीज होती है। तो मैं अपने आप में इस तरीके से ही अपने आप को देखता हूं कि मैं इस रूप में देखा तो मुझे ठीक लगा। बलजीत सलूजा जी ने, विकिरणीयता परमाणु को सदा सदा क्रियाशील बनाए रहती है, परंतु जिस परमाणु में विकिरणीयता का गुण नहीं है वह परमाणु भी तो सदा क्रियाशील ही रहता है, कृपया समझाएं। ये जो विकिरणीयता जो है वो क्रियाशीलता जो है वो ताप के अर्थ में बता रहे हैं कि वो जो ताप का बाहिर नियोजन हो रहा है उस अर्थ में उस क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया तो जो है हर तरीके के परमाणु में हो रहे होते हैं, तो जो वो विकिरणीयता की बात कर रहे हैं, तो वो जो विकिरणीयता भी एक क्रिया है, वो जो है वो जो अजिन परमाणु में बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। प्राण अवस्था तक गठन पूर्णतः परमाणु नहीं था। प्राण अवस्था तक गठन पूर्ण परमाणु नहीं था। बिल्कुल, देखिए गठन पूर्ण प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, यदि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में भी देखेंगे
तो इनके शरीर रचना को देखें तो वो भी जो है प्राण अवस्था की ही इकाई के जैसा दिखता है। जैसे प्राण अवस्था है इकाई, पेड़ पौधे कहते हैं, तो जीव जंतुओं के शरीर या मानव शरीर को देखें तो सिर्फ शरीर की बात करें तो वो प्राण अवस्था के जैसा ही दिखता है। तो वहां पर गठन पूर्णता की जैसी कोई बात नहीं है। जो इस भौतिक रासायनिक शरीर में कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जो गठन पूर्ण है। तो मुझे लग रहा है भैया परमाणु में भी तो अंश एंडलेसली घूम रहे हैं। बिल्कुल दीदी जी, जो है कि हर परमाणु में अंश जो है घूम रहे हैं, और जो परमाणु अंश जो है जो अंश जो परमाणु में नहीं है, जो परमाणु से बाहर निकल के उसमें भी घूर्णन क्रिया हो ही रही होती है। और जो है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनुभवी क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि दीदी देखिए जो है, क्योंकि अनुभव होने के बाद जो है उस व्यक्ति में, अनुभव का मतलब क्या है कि स्वयं में विश्वस्त हो जाना कि हमारे को अध्ययन पूर्ण नहीं बची हुई है। इस अर्थ में यदि किसी व्यक्ति को नहीं लगता है कि हमारा पूरा अध्ययन पूरा हुआ है, वो अपने आप को कैसे कहे कि मैं अनुभव संपन्न हो गया हूं? जितने भी लोग हैं अभी हमारे संपर्क में से, मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो अपने आप को नहीं मानता हूं कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है। इस अर्थ में मैं कैसे घोषणा करूं कि मैं अनुभव संपन्न हूं? इसी तरीके से आप बाकी जो भी लोग हैं वो यदि ऐसा नहीं महसूस कर रहे हैं तो वो घोषणा कैसे करेंगे? जीवन व्यापकता का बोध अनुभव करता है या जीवन व्यापक में इकाइयों के बोध अनुभव करता है, या अथवा दोनों को? देखिए ये सब तो जो है, जो बात कर रहे हैं कि जीवन व्यापकता का बोध अनुभव करता है, देखिए ये सब तो अभी एक जो है अनुमान ही हो सकता है, क्योंकि अनुभव क्रिया जो है अभी घटित नहीं हो रही है मुझ में। तो अनुभव क्रिया का एक अनुमान ही हो सकता है जो बाबा जी ने भाषा रूप में दिया है कि ये अनुभव क्रिया में क्या घटित हो रही होगी। तो जो है उस अनुभव क्रिया से जो है उससे पहले जो है और भी क्रिया हैं, साक्षात्कार क्रिया है, चित्त में अवधारणा है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है जो अध्ययन तो हो ही रहा होता है। लेकिन वो अनुभव क्रिया में जो मेरे को समझ में आया है कि अनुभव क्रिया में मूलतः जो है सत्ता में संपृक्तता का ही अनुभव होता है। जो ये व्यापक वस्तु है ये पारगामी है, इसका अनुभव होता होगा, वो साम्य ऊर्जा का अनुभव होता होगा और इस संपृक्तता का अनुभव होता होगा। Good morning. I am curious to know if we are submerged in Gyan, since Vyapak is both Gyan as well as Urja. Why can't we assess this Gyan to solve our progress towards Jagriti? देखिए जो हम कह रहे हैं, हम लोग ज्ञान में डूबे हुए हैं। देखिए दो चीज है, चेतना और चैतन्य। व्यापक को चेतना भी कहा है बाबा जी ने, है ना, और जो है मनुष्य को चैतन्य इकाई कहा है, गठन पूर्ण परमाणु को चैतन्य इकाई कहा है। तो ये बात पक्का ही है कि हम चैतन्य इकाई हैं, लेकिन हमारे में जो वो क्रियाशीलता है वो पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया पूर्णता नहीं हुई है। इस क्रिया पूर्णता नहीं होने के कारण ही जो है हम उसको जो है प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये चेतना जो हमारे में, ये जो हम चेतना में ही डूबे भीगे गिरे हैं, ये चैतन्य इकाई जो है चेतना में ही है। इस चेतना की ही प्रेरणा है कि हम चैतन्य जो है क्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। तो आज नहीं तो कल जो है समय सीमा को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है ऐसा कहना उचित होगा कि कभी ना कभी जो है हम क्रियापूर्ण हो ही जाएंगे और जो भी है अस्तित्व का उसका ज्ञान हमारे को हो ही जाएगा और हम जागृति को प्रमाणित कर ही पाएंगे। अनुभव तक अध्ययन को पुरुषार्थ कहा गया, क्या आगे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होने तक शिक्षा पूर्वक पुरुषार्थ नहीं है? इसे उपकार ही। देखिए ये जो बात है पुरुषार्थ की, जो बात कर रहे हैं, जो बाबा जी बाबा कहते थे कि अनुभव होने तक जो है उन्होंने प्रयास किया, अनुभव होने के बाद जो है वो मजा मारी है, ऐसा बाबा जी का था। तो वो उनके लिए प्रयास नहीं था, वो सहज था कि अनुभव होने तक जो है उन्होंने जो भी है, उनको जो भी जैसा भी
परंपरा से और या स्वविवेक से उनको जो भी प्रयास करता लगा वो करते रहे। वैसे करने के पश्चात जो है वो जो है उस अनुभव को लोगों तक बता ही रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में उनको कोई पीड़ा मैंने कभी नहीं देखी। मैं जितने दिन भी बाबा जी के साथ रहा, मैंने कभी उनमें कोई पीड़ा नहीं देखा। ये मुझे अद्भुत लगता था कि वो एक तरीके से जो बोलते हैं मजा मारी, बिल्कुल मजा मारी जैसा ही लगता था। तो वो बार बार जो बोलते थे अनुभव के पश्चात क्या, ऐसा लगता है कि मनुष्य को अनुभव हो जाएगा तो वो उसका जीवन नीरस हो जाएगा, कुछ भी सोचने विचारने को नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। उसमें बाबा जी जो बोलते हैं अनुभव होने के बाद उसमें उपकार करने की प्रवृत्ति होती है, और जितना उपकार करे उससे और ज्यादा उपकार करना बना ही रहता है, उसकी अपेक्षा उसमें बनी ही रहती है। तो ये उपकार करने की प्रवृत्ति की निरंतरता हो जाती है उसमें। एक मैं बहुत सुंदर जो बात जो पूछ रहे हैं कि जैसे बाबा जी के जो भी है संस्मरण में, मैंने जो बाबा जी के साथ जो मैं रहा उसमें जो है मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को जो ऑब्जर्व किया कि मैं बार बार जो है बाबा जी के जीने के कार्य व्यवहार को देखता था, तो वो कार्य व्यवहार जो है मुझे अच्छा लगता था, और उसके विपरीत जो है मुझे अपना कार्य व्यवहार स्वयं मुझे ही स्वीकार नहीं हो रहा था। मेरे जो मैं विचार हैं जो दूसरे के साथ जो कार्य व्यवहार कर रहा हूँ मुझे अपने आप में स्वीकार नहीं होता था, लेकिन जो बाबा जी के कार्य व्यवहार है उस कार्य व्यवहार से बाबा जी के जो विचार होंगे उसका जो अनुमान लगता था वो मुझे ठीक जो है स्वीकार होता था। तो मैं बाबा जी के इस जो भी उनकी कल्पना होती थी कि उनके विचार में ऐसा हो रहा होगा उसके अनुरूप जो है मैं भी जो है उनका अनुकरण करने की कोशिश करता था, लेकिन अनुकरण करने में मेरे को सफलता नहीं मिलती थी। मैं उनके जैसा जी नहीं पाता था, तो इसकी पीड़ा मुझ में होती थी। तो मैं इस बात का अध्ययन करने का कोशिश करता था कि स्थिति के रूप में मेरे में और बाबा जी में क्या जो है डिफरेंसेस हैं, जिस कारणवश जो है वो उनमें जो है उस तरीके का कार्य व्यवहार दिख रहा है और मुझ में नहीं दिख रहा। मैंने बहुत सोचा और बहुत जो है दर्शन का अध्ययन किया, तो मैं इसमें जो है मेरा जो ये निष्कर्ष रहा कि बाबा जी में जो है वो एक कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि वो एक अनुभव, ये जो एक कहें कि उत्सव जैसा बना हुआ है उसको मैं ब्रह्मानुभूति के अर्थ में देखता हूँ। वो एक व्यापकता का अनुभव, एक ब्रह्म का अनुभव बना हुआ है। उस ब्रह्मानुभूति के फलस्वरूप वो किसी भी व्यक्ति से सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं, वो स्वयं में तृप्त हैं। उनका सुखी दुखी होना वो स्वयं से हो रहा है, उसमें बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज से वो दुखी होते हो ऐसा नहीं है, जबकि हमारा जो है दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार से सुखी दुखी होना बना रहता है। इस आधार पे मुझे वो दिखता था कि उनमें जो है एक चीज तो पकड़ में आती थी कि उनका दूसरे के साथ जो है कार्य जो भी व्यवहार है उससे उनमें दुख का जो है कभी कारण बनता हुआ मैंने नहीं देखा। तो ये चीज मैंने देखा कि एक तो वो है कि वो जो भी है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में तृप्त हैं। इस तृप्ति को जो मैंने पहचाना, जो है जो भी दर्शन में देखा, जो मैंने पढ़ा कि वो जो ब्रह्मानुभूति कर रहे हैं वो ब्रह्मानुभूति जो है ऐसी कोई ना कोई अनुभूति जीवन में अवश्य हो रही है, घटित हो रही है। उस घटना के फलस्वरूप ही जो है उनमें ये स्थिति बनी है। जैसा मैं अभी देख पाता हूं कि मैं लाख कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने मन को, जो मन में ही जो सड आवेश जो मेरे में आ रहे हैं, जो मन में क्षणिक तृप्ति की आशा बनी हुई है, जैसे जो भी कामावेश है, लोभावेश है या क्रोधावेश है, जो बाहरी वातावरण से आ रहा है, मैं प्रयास पूर्वक जो है कोशिश करता हूं कि ये आवेश मुझ में ना आए, मैं अपनी स्वभाव गति में बना रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वातावरण के दबाववश मैं आवेशित होता ही हूं। तो मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी जो है मुझे इस आवेश से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो इसके रूप में जो भी मैं अध्ययन करता हूं तो मेरे को ये दिखता है कि जब तक ये आत्मा में जागृति नहीं होगी, आत्मा में अनुभव नहीं होगा, उसके बिना जो है मन जो है बाहरी दबाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो मन का बाहरी जो है दबाव से
आवेशित होना बना ही रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता। आत्मा के जागृति के पश्चात ही जो मन है, मन पूरी तरीके से आत्मा के अधीन हो जाता है, वो बाहरी दबाव से मुक्त हो जाता है, तभी उसमें आवेशित मुक्ति होती। ये सब चीजें जो है मैंने बाबा जी में और बाबा जी के साथ साथ जो है दर्शन में पढ़ करके इतना मेरा कंक्लूजन बना है। और इस अर्थ में मैं प्रयासरत हूं कि मेरे आत्मा में अनुभव कैसे हो, मेरे में जागृति कैसे हो, सो दैट मैं इस मन के आवेश से मुक्त हो जाऊं। देखिए मैं एक बात कहूं, मुझे अनुभव की अपेक्षा नहीं थी। मेरा बाबा जी के पास आना और इस दर्शन के पास आना सिर्फ इसलिए था कि मुझे वो आवेश स्वीकार नहीं हो रहे थे। जो भी मैं जब आईआईटी में था, अध्ययन के क्रम में था, जब वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अपने अंदर आवेश दिखते थे और वो आवेश मुझे स्वीकार नहीं हो रहे थे। तो संभव मैं उस आवेश से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। तो उस मुक्ति में मैंने बहुत जो है अपने आप हाथ पांव मारे, सारा कुछ किया, और मुझे मुक्ति मिल नहीं रही थी। तो ये एक जो है बाबा जी के पास जो है या उनके दर्शन को पढ़ने से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हो सकता है। तो इस कारण से मैं बाबा जी के पास रहना शुरू किया, और उस रहने के क्रम में मेरा दर्शन को अध्ययन करना मेरा लक्ष्य नहीं था। वो मेरा लक्ष्य था किसी तरीके से मुझे, मेरी आवेश से मुझे मुक्ति मिले। तो इस अर्थ में मैं बाबा जी का बहुत सेवा करता था, पैर दबाता था, काफी जो है दिन भर लगा रहता था। उसमें ये अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं जो है बाबा जी के प्रभाव से मुझे उस आवेश से मुक्ति मिल जाएगी। तो एक दिन जो बाबा जी ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सेवा करते हो तो अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहना। यदि होना होता तो सबसे पहले माता जी को होता, उनको नहीं हुआ तो तुमको भी नहीं होगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक जो चीज था, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक थोड़े देर के लिए झटका था कि मैं जिस आशा में आया था और मैंने जो कोशिश कर रहा था, उसको बाबा जी ने एक झटका दिया। और उस झटके के साथ जो है उन्होंने जो है मेरे को दर्शन पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। हालांकि मुझे दर्शन पढ़ने में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय। मेरा पूरी तरीके से इंटरेस्ट था कि मुझे किसी तरीके से अपने आवेश से मुक्ति मिले। बट बाबा जी ने मुझे फोर्सफुल्ली जो है ऐसा कि जब मैं वहाँ हर एक हफ्ते 4 दिन जाता था, तो ये मानव व्यवहार दर्शन है, इस 4 दिन में पढ़ के हमको पूरा बताना। उन्होंने यहाँ तक कहा, मैं जितनी बार भी बाबा जी के पास जाता था, जैसे सुबह गया कितना पेज हुआ, फिर मैं दोपहर जाता था कितना पेज हुआ, तो वो बार बार इस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बनाते थे। तो मेरे लिए मजबूरी हो गई थी कि कम से कम एक बार पठन करना तो है ही, चाहे समझ में आए या नहीं। तो मैं बिना मन के पढ़ाई करता था। लेकिन ये जो है बढ़िया जो है एक अच्छी बात जो मैंने देखी कि वो पढ़ने के क्रम में, चाहे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा हो, तो मुझे लाइन बाय लाइन या पूरा पैराग्राफ समझ में आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक धुंधला धुंधला जो है चित्रण होना शुरू हुआ था। तो मैंने उसको जो है मतलब पता नहीं, मुझे फिर जो है वो ठीक लगने लगा कि यार पढ़ना चाहिए। तो वो मैंने उसको कई बार जो है पढ़ने की कोशिश की। बहुत कुछ समझ में नहीं आता था तो भी पढ़ता था, लेकिन उस पढ़ने से मुझे लगता है काफी फायदा हुआ। अभी भी मैं कहूंगा कि दर्शन के रूप में जो है अब मुझे शब्द और जो परिभाषाएं जो है इस तरीके से बहुत अच्छे से नहीं आती हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है मैं जो आवेश मुक्ति चाहता था, उस आवेश मुक्ति के लिए मुझे रास्ता दिख गया कि यार बिना जो है ये आत्मा में जागृति हुए वो मुक्ति नहीं होगी, जो आवेश से मुक्ति नहीं होगी। और ये भी दिख गया कि यार ये क्रम है, ये जो है ये क्रम से ही होगा, एक झटके में नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास था कि यार किसी तरीके से मुझे इस आवेश से मुक्ति हो जाए। तो वो जो बाबा जी ने मुझे दबाव पूर्वक जो पूरा दर्शन पढ़ाया, उस दर्शन से मुझे भास आभास होने लगा कि जो है हमारे को एक जागृति क्रम है, उस जागृति क्रम से होके गुजरना ही पड़ेगा। ये कोई एक झटका नहीं होगा कि वो एक जगह से मैं तुरंत जो है आवेश मुक्त होकर जागृत हो जाऊंगा। तो इसको मैंने स्वीकार किया कि एक लंबा कार्यक्रम है और उसके लिए जो है मैं लगा हुआ हूं।
बट जो है, ये मेरे में जो है एक अद्भुत चीज लगी। मैं इसके साथ एक और भी चीज बताऊंगा कि देखिए, बाबा जी के पास रह के मुझे हर समय एक प्रेरणा मिलती थी, एक दबाव जैसा रहता था कि मुझे जागृति की ओर ही बढ़ना है। तो हर समय मेरी कल्पनाशीलता, जो चित्रण है उसमें मैं इस सही चीज वास्तविकताओं को लेकर के ही स्मरण करता रहता था। जो बोलते हैं बाबा जी, अध्ययन को जो है स्मरण पूर्वक जो भी है। तो मैं बार बार ये जो है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो जब मैं बाबा जी का पैर दबाता था तो आंख बंद करके अपने मन में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण ज्ञान ऐसा बार बार गुनगुनाता रहता था। उसमें कोई सोच विचार नहीं, लेकिन अपने मन को बार बार जो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान ऐसा गुनगुनाता था, ताकि मेरे में हमेशा उस ओर दिशा बनी रहे, ऐसा मैं प्रयास करता रहता था। तो ये एक अच्छी बात है कि मैं एक और चीज भी कहूं कि बाबा जी के जाने के बाद जो है, जब शरीर शांत हुआ बाबा जी का, तो मेरे लिए फिर से वो एक सेटबैक था, क्योंकि मेरे लिए उससे अच्छा वातावरण नहीं था। मेरे लिए जो है वो वातावरण जो है वो खत्म हो गया। वो मेरे लिए बहुत ही जो है एक तरीके से मतलब झटका जैसा था। उस समय मैं आगे का कुछ नहीं सोच पा रहा था। तो मैंने उस समय जो है, मैं मतलब मेरा, मैं कहूँ कि संतुलित निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो मैंने जो है बहुत तरीके की कोशिश किए, मैं इधर उधर भटका भी कुछ दिनों के लिए। योग संयोग से मेरे हाथ में पतंजलि योग भी आया। मैंने पतंजलि योग को भी ठीक ठीक पढ़ने की कोशिश की। मैं उसको भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परंपरा का भी मूल्यांकन कर पाया, और बाबा जी ने उस परंपरा से आगे क्या काम किया है इसको भी मैं समझ पाया। तो वहां पर भी जो है अष्टांग योग में जो बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि वो एक कोई जो है एक झटके में होने वाला समाधि की क्रिया नहीं है। उसके लिए एक जो है निश्चित कार्यक्रम है, वो सघन कार्यक्रम है। वहां भी एक कार्यक्रम था कि पहले यम है, उस यम में जो भी उन्होंने लिखा है कि जो भी ये सब करना होगा, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना होगा। तो ये सब के पालन करने में भी आप देखेंगे तो एक गहन अभ्यास है, और उस अभ्यास के साथ ही वो होता है। तो एक झटके जैसा बात परंपरा में भी नहीं कहा गया। ठीक उसी तरीके से मैं बाबा जी को भी देख पाया कि वो जो भी वो प्रयास कहे हैं, वो प्रयास को बाबा जी ने परंपरा के रूप में मानव जीते हुए, वो जो स्वधन स्वनारी दया पुण्य का अभ्यास करते हुए उन आवेशों से मुक्ति पा सकता है, इसका एक बहुत सुंदर रास्ता दिखाया है। जो समस्त सड आवेश हैं, वो सड आवेश जो हैं उसको कहीं ना कहीं परधन पर नारी पर पीड़ा के ही रूप में हैं। तो ये जो परधन पर नारी पर पीड़ा, या उसको सडावेश कहें, इससे मुक्ति के लिए जो है इन्होंने जो है एक दूसरा अभ्यास जो बताया, स्वधन स्वनारी दया पुण्य का व्यवहार, इसका अभ्यास हम करते रहें। तो ये अभ्यास करके क्रम में ही हम एक ना एक दिन जो है इस आवेश से मुक्त हो भी जाएंगे, और इसको जी भी पाएंगे। आवेश से मुक्त होने के बाद ही जो है वो स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार में जीना हो पाएगा। तो ये एक अद्भुत मैं देखता हूं कि इन्होंने एक जो है बहुत सुंदर जो है अभ्यास दिया है, वहां तक उस आवेश मुक्ति के लिए, जागृति तक के लिए एक रास्ता हम लोग के लिए खोला है। और ये हम सब लोग इसमें लगे हुए ही हैं। आप, हम सब लोग जितने भी लोग हैं लगे हुए हैं, मिलके प्रयास कर ही रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसा दिख ही रहा है भैया जी के अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, उसका प्रकटन हम लोगों में भी दिख ही रहा है कि जो हम लोग लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और भी ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक बात मैं और जो है इंगित करना चाहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है ये परंपरा का इस तरीके से पूरे नकारने की जगह कि साइंस को कुछ भी नहीं पता है, ऐसा ना कह के शोध कार्य करना चाहिए। और मैं राकेश भैया से एक बार बात भी करूँगा कि जो वो साइंस को लेकर के जो मैंने दो लोगों को पहचाना है, एक अनुराग भैया है देहरादून से, एक लाज उत्रेजा जी हैं सरदार शहर से।
इन दोनों को मैंने देखा है कि इनकी साइंस में पकड़ अच्छी है। तो साइंस जो है कैसे समझा है इन चीज़ों को, शायद इनका भी एक सेशन रखें। और दूसरी एक बात जो कल चर्चा हो रही थी कि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था से जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था का उदय कैसे हो रहा है, उसमें कई बार साधन भैया से चर्चा हुई है। साधन भैया ने काफ़ी कुछ जो है उस पर सोचा है, ब्रेन को लेकर के सोचा है कि जो प्राण अवस्था से जीव अवस्था है उस बीच में कई सारे कीट पतंग हैं, कि इस कीट पतंग में जो है वो जीवन नहीं होता है, फिर भी ब्रेन होता है, इस अर्थ में जो है वो उनका दिखता है। तो ये कनेक्टिंग जो है इस पे भी एक सेशन यदि साधन भैया रख पाए, ये जो ब्रेन को लेकर के प्राण अवस्था से जीव अवस्था का जो है उदय कैसे हुआ, तो बढ़िया रहेगा। तो आप सबों को धन्यवाद, और मैं इतने पे ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भैया जी।